नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश में चुनाव चरम पर है। चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे आगे चल रहा है। गुजरात में तो बाकायदा सर्वे रिपोर्ट में बेरोजगारी का मुद्दा नंबर 1 बताया जा रहा है। गुजरात चुनाव में विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। वहीं हिमाचल में बेरोजगारी हिट है। पुरानी पेंशन के मुद्दे के बाद बेरोजगारी का ही जोर है। देश का माहौल चुनावी है। चुनावी माहौल में बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों पर चर्चा जोरों पर है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, बेरोजगारी पर चर्चा खत्म हो जाती है। राज्य सरकारें अपने पुराने ढर्रे पर काम करने लग जाती हैं, जबकि ताजा आंकड़ा बताता है कि देश दुनिया में नई नौकरियों की बहार है, जिसके लिए ट्रेडमैन पावर की दरकार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, 5G तकनीकी क्षेत्र में करोड़ों नौकरियों की संभावना। सरकार गंभीर हो, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर गंभीरता से ले, बेरोजगारी के मामले पर बड़ा बदलाव आ सकता है। चुनावी मुद्दा नहीं, गंभीर प्रयास से कैसे बदलाव संभव है, मैं आपको दिखाऊंगा, भी समझाने की कोशिश करूंगा। बेरोजगारी की समस्या के पीछे एक बड़ी वजह बढ़ती आबादी पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बड़ा अलर्ट आया है। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती आबादी पर पूरी दुनिया को सावधान किया है। अगले हफ्ते तक दुनिया की आबादी 800 करोड़ तक जाएगी। 7 दिनों के बाद दुनिया के संसाधनों का दावा करने वाले 800 करोड़ लोग सामने होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने हिंदुस्तान को भी आबादी पर बड़ा अलर्ट किया है। अगले साल की शुरुआत में हिंदुस्तान नंबर 1 होगा। आबादी के मामले में हिंदुस्तान चीन को पीछे छोड़ देगा। बढ़ती आबादी पर यूएन के अलर्ट की पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। हिंदुस्तान में चुनावी शोर है, उधर अमेरिका में चुनावी शोर चरम पर है। अमेरिका में मध्यवर्ती चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव पर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। मध्यवर्ती चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अग्नि परीक्षा कम नहीं है। इस चुनाव के नतीजे ही 2024 के अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तय करेंगे कि अमेरिका चुनाव का पूरा अपडेट भी क्या होगा, वो भी मैं आपको दूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश में चुनावी माहौल है। गुजरात और हिमाचल चुनाव की गर्मी पूरे देश में महसूस की जा रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। हर चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मुद्दे तलाशे जा रहे हैं जो सत्ता पक्ष को घेरने से ज्यादा से कारगर साबित हो रहे हैं। मुद्दे जो जनता से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। मुद्दे जो वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सके। सीधे शब्दों में कहें, मुद्दे जो पक्ष में माहौल बना सके। गुजरात, हिमाचल दोनों ही जगह पर बेरोजगारी एक बार फिर से सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। सी वोटर सर्वे में लोगों से सीधे पूछा गया कि इस बार गुजरात चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए गुजरात के ज्यादातर लोगों ने बताया उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। सी वोटर सर्वे में पूछे गए सवालों में 33% लोगों ने बेरोजगारी को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। दूसरे नंबर पर बुनियादी सुविधाएं रही हैं। गुजरात के 18% लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं बड़ा मुद्दा है। तीसरे नंबर पर किसानों के सरोकार की जगह मिली है। राष्ट्रीय मुद्दे 2% पर सिमटकर 14% लोगों के अन्यों के मुकाबले वोट दिया जाएगा। गुजरात में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासी वार पलटवार भी बहुत ज्यादा है। वैसे गुजरात में बेरोजगारी के आंकड़े दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत बुरे नहीं हैं। अगस्त महीने में गुजरात की बेरोजगारी दर 2.6% रही है, लेकिन चुनाव में इसकी चर्चा नहीं हुई। विपक्ष का आरोप है कि गुजरात में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। विपक्ष लगातार सरकार पर बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर हमलावर है।
भर्ती परीक्षाओं में देरी का मुद्दा भी हावी है। गुजरात में नौकरी का मुद्दा छाया हुआ है। आम आदमी पार्टी और बेरोजगारी ने राज्य में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने गुजरात मूल के निवासियों के लिए नौकरी में 80% आरक्षण का वादा किया है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं किस तरीके के वादे और बयानबाजी बेरोजगारी को लेकर गुजरात में किए जा रहे हैं, आप खुद सुनिए। अभी बहुत बेरोजगारी है ना, बहुत ज्यादा। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए 5 साल में रोजगार का इंतजाम किया। अभी पंजाब में हम लोगों ने 20,000 नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं। गुजरात में भी आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक आपके बच्चों को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, आज तक कभी भाजपा ने आके कहा कि आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे? 27 साल में उन्होंने आपके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं बनवाए। 27 साल में उन्होंने आपके लिए कोई अस्पताल नहीं बनवाए। मैंने 6 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शानदार स्कूल अस्पताल बना दिए। जिस पार्टी ने 27 साल में आपके लिए कुछ नहीं किया, वो अब अगले 5 साल में भी कुछ नहीं करने वाली। ऐसे ही हालात हिमाचल में भी देखने को मिल रहे हैं। बेरोजगारी हिमाचल में बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। हिमाचल में नंबर 1 पर ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम की चर्चा है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बन रही है। प्रदेश के रोजगार कार्यालय में तकरीबन 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार बताए जा रहे हैं। गैर पंजीकृत बेरोजगारों को मिलाकर छोटे से राज्यों में इसकी संख्या 12 लाख के पार हो गई है। कहा यह जा रहा है कि बीते 5 सालों में बहुत कम युवाओं को ही रोजगार मिला है। दर्जनों पदों पर विभिन्न भर्तियां अदालतों में फंसी रही। इससे युवा परेशान हैं। यही वजह है कि बेरोजगारी का मुद्दा हिमाचल प्रदेश की हर एक विधानसभा सीट में उठ रहा है। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीते 5 सालों में राज्य में बेरोजगारी दर में तेजी से इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में दिसंबर 2020 तक 1 साल में करीब 1 लाख नए बेरोजगारों का पंजीकरण हुआ है। इस दौरान सरकारी क्षेत्र में करीब 5,000 तथा निजी क्षेत्र में 3,500 के करीब नियुक्तियां अधिसूचित हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि नए पंजीकृत होने वाले बेरोजगारों की संख्या के मुकाबले 10% को ही रोजगार मिल पा रहा है। हिमाचल चुनाव में बेरोजगारी बड़ा सियासी हथियार बना हुआ है। विपक्षी सरकार को घेरने में लगे हैं और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरी के लिए आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को हवा हवाई बताया। बीजेपी ने अपनी तरफ से 8 लाख नौकरी देने का वादा किया। हिमाचल चुनाव में रोजगार के मसले पर किस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। इसमें सरकारी जॉब और हमारे जो इकोनॉमिक जोन में काम हो रहे हैं उसके साथ मिलाकर के लगभग 8 लाख से ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड। आपने देखा होगा कि इसमें हमने तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1,500 रुपए हर महीने महिला को देना, जैसे युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना, उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपए, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास आएगा और उस पैसे से वो महंगाई जो है, जो महंगाई ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उस महंगाई से वो मुकाबला कर सके। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो,
उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे। तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार तो आमादा है। आगे भी आप बताइए, आज मैं बता रहा हूं कि पेट्रोल डीजल की कीमत इन चुनाव के खत्म होते देखिए कहां आसमान पे बढ़ाएंगे और बढ़ा देंगे कि आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है इस घोषणा पत्र में वो सारी चीजें डाली गई। चुनाव हिमाचल में हो, चुनाव गुजरात में हो, चुनाव उत्तर प्रदेश का हो, चुनाव पंजाब का हो, देश में सबसे हिट मुद्दा बेरोजगारी का। कहना गलत नहीं होगा कि राजनेताओं को बड़ा रोजगार देते हैं बेरोजगार, और हर चुनाव में लाखों नौकरियों का वादा आम सी बात है। चुनावी राजनीति का सेट पैटर्न सब बन गया है, जबकि हकीकत है कि सियासी दल नौकरी देते कम, दोहराते ज्यादा है, शोर ज्यादा करते हैं। देश में बेरोजगारी की हालत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। सेंटर फॉर माइनॉरिटी इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़े के मुताबिक गरीबी इलाके में यानी ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर सितंबर के 5.84% से बढ़कर अक्टूबर में 8.04% तक पहुंच गई। वहीं इस दौरान शहरी बेरोजगारी की कमी आई है। अक्टूबर में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.21% रही, जो सितंबर में 7.7% रही। कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी की समस्या और ज्यादा गंभीर हुई है। सेंटर फॉर माइनॉरिटी इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगारी लोगों की संख्या 5.3 करोड़ रही। इसमें महिलाओं की तादाद 1.7 करोड़ थी। मैं आपको इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के आंकड़े भी बताना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वैश्विक स्तर पर रोजगार मिलने की दर महामारी से पहले 58% थी, जबकि कोविड के आने के बाद 2020 में दुनिया भर में 55% लोगों का रोजगार मिल पा रहा था, जबकि भारत में सिर्फ 43% ही लोग रोजगार पाने में सफल थे, कामयाब थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक भारत में सिर्फ 38% लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा था। भारत को एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने के लिए करीब 60% आबादी को रोजगार मुहैया कराना होगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए देश में अभी 18.75 करोड़ लोगों को बेरोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। इसके साथ वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय करने की जरूरत है। कुल मिलाकर कहा जाए, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत गंभीर है, इस पर गंभीर कोशिश करने की जरूरत है। बेरोजगारी का शोर सिर्फ चुनाव के वक्त ही तेज सुनाई पड़ता है। चुनाव खत्म, शोर खत्म, जबकि इसके लिए केंद्र और राज्य सभी सरकारों को मिलाकर राज्यों पर काम करने की जरूरत है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आज बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई है। कोरोना महामारी के बाद हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। वहीं देश की बढ़ती जनसंख्या और सीमित अवसर बेरोजगारी की दो बड़ी वजह है। इसी के साथ एक तीसरा कारण स्किल की कमी भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी का तीसरा सबसे बड़ी वजह पढ़े लिखे युवाओं के अंदर स्किल की कमी होना है। नौकरी के लिए जिस लेवल पर नॉलेज के जानकारों का अभाव है, उस पर गंभीरता से काम किया जाए तो तस्वीर बदल सकती है। बेरोजगारी के आंकड़ों से बेहतर बदलाव किए जा सकते हैं। इस संबंध में कई सारी रिपोर्ट यही बात कहती है। देश में स्किल डेवलपमेंट पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। देश में नौकरी तो है, स्किल मैन पावर की जरूरत की कमी बेहद है। अगर सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डाटा साइंस, क्लाउड इंजीनियरिंग, 5G तकनीकी जैसे सेक्टर से नॉलेज सेंटर शुरू करें तो एक ही झटके में बड़ा बदलाव संभव माना जाएगा। आने वाले वक्त में इन क्षेत्रों में इतनी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है कि अगर इनमें संबंधित नॉलेज युवाओं को देने की व्यवस्था सरकारें बना दे तो चमत्कार हो सकता है। एक ही झटके में बेरोजगारी के आंकड़े को बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है। मैं आपको इन सेक्टर में वैकेंसी से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाना और बताना चाहता हूं। टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल की मई 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 5G सर्विस के लिए 2025 तक 2.20 करोड़ कुशल मैन पावर की जरूरत होगी। ट्रेड माइक्रो की टीम इंडिया का आंकलन है, भारत सरकार को साइबर खतरों से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की
जरूरत है। शिक्षा बजट का कम से कम 50% हिस्सा स्किल्ड इंजीनियरों पर निवेश करने की जरूरत है। इंजीनियरों को साइबर हमलों से निपटने का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग चाहिए। जीसीसी सैलरी गाइड के मुताबिक कुशल कारीगरों की कमी में संयुक्त अरब अमीरात में भी जूझ रहा है। यूएई की कई कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डाटा वैज्ञानिक, क्लाउड इंजीनियर जैसे रिक्त पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। जीसीसी सैलरी गाइड सर्वे 2022 के मुताबिक 50% कंपनियों ने कहा कि कर्मचारियों की भर्ती करते वक्त उनकी सबसे बड़ी चुनौती सही जानकार उपयुक्त आवेदकों की कमी है। 21% कंपनियों ने कहा कि आवेदक ज्यादा वेतन मांग रहे थे। यूएई की कंपनी वैकेंसी भरने के लिए कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विदेश की ओर देख रहे हैं। आउटसोर्सिंग, फ्रीलांसिंग के विकल्प का भी उपयोग कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। सियासी दल सरकारों को संदेश दे रहे हैं, बेरोजगारों को बस चुनावी मुद्दा नहीं बनने दें, इस पर गंभीर कोशिश करने की जरूरत है। बढ़ती आबादी आपकी ताकत बन सकती है। अगर युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की दिशा में गंभीर कोशिश किए जाएं तो आने वाले दिनों में सिर्फ 5G तकनीकी क्षेत्र में 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी संभव है। सुरक्षा साइबर में क्षेत्र में भी नौकरियां बहुत ज्यादा है। सिर्फ सरकारी नौकरियों के दम पर बड़ा बदलाव संभव नहीं है। लीक से हटकर नए अफसर के मुताबिक स्किल्ड मैन पावर तैयार करने की जरूरत है। बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ चुनावी हथियार नहीं, रोजगार का सीधा संबंध राष्ट्र निर्माण से है। युवाओं के हाथ कम काम राष्ट्र की तरक्की की रफ्तार तेज करना होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी के बाद अब बात बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या क्या है। बेरोजगारी की समस्या की सबसे बड़ी वजह बड़ी आबादी है और बढ़ती आबादी पर कंट्रोल नहीं किया गया तो बेरोजगारी की समस्या हमेशा बनी रहेगी। संसाधनों की कमी का संकट गहराता जाएगा और ये रहता भी है। जरूरी है कि बढ़ती आबादी पर बात की जाए, बढ़ती आबादी पर गंभीरता से विचार किया जाए। दुनिया की बढ़ती आबादी पर संयुक्त राष्ट्र चिंता जाहिर कर रहा है। हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी पर भी संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जाहिर करता रहा है। बढ़ती आबादी से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के नए आंकड़े डराने और परेशान करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नवंबर के दूसरे हफ्ते तक यानी 15 नवंबर तक दुनिया की आबादी 8 अरब यानी 800 करोड़ हो जाएगी। वहीं 2023 के शुरुआत से ही भारत की आबादी के मसले पे दुनिया के पहले नंबर पर पहुंच जाएगी। चीन दूसरे नंबर पर होगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। संयुक्त राष्ट्र की चिंता ताज़ा रिपोर्ट दुनिया के साथ भारत को भी सावधान करने वाली है। दुनिया के आबादी के बारे में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पहले ही आगाह कर दिया गया था। दुनिया की आबादी के बारे में जैसे कहा गया था ठीक वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 में बताया गया था 2022 के आखिर तक 800 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जबकि साल 2011 में दुनिया की आबादी 700 करोड़ थी। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में बताया गया था 2022 में चीन की जनसंख्या 1.42 अरब है, जबकि भारत की पॉपुलेशन 1.41 के आसपास है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दुनिया की आबादी के बारे में जो आकलन किया गया वो सच होने जा रहा है। दुनिया हिंदुस्तान के बारे में जो कहा गया था उसे थोड़ा पहले ही होता जा रहा है। पॉपुलेशन रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। संभावना यही है, ये वक्त जल्दी आने वाला है। अगले साल की शुरुआत में ही भारत चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आ जाएगा और भारत में बढ़ती आबादी बड़ी समस्या है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सबसे ज्यादा भारत को ही सावधान करती है। पूरे सीक्वेंस को समझने की बेहद जरूरत है। दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा एशिया में निवास करता है। दुनिया के करीब 60% लोग इस महाद्वीप में रहते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन और भारत में रहती है। चीन की प्रजनन दर 1.7 है, वहीं इसके मुकाबले भारत में ये दर अब 2 से ऊपर पहुंच रही है। अगले साल भारत के लिए बुरी खबर आने वाली है। साल की शुरुआत में ही भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ने वाला है
और बहुत ज़रूरी है सरकार इस पर गंभीरता से काम करे। जनसंख्या कंट्रोल को लेकर केंद्र की नीति फिलहाल सख्ती नजर नहीं आ रही है। जन भागीदारी जागरूकता अभियान के जरिए ही जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी है, जबकि सरकार से जुड़े लोग सख्त कानून की मांग करते रहे हैं। जनसंख्या को मुद्दा बनाकर धर्म वाली सियासत भी देश में खूब देखने को मिलती है, जिस पर सियासी वार पलटवार खेलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि पर गंभीर चर्चा होने से छूट जाती है। इसे राष्ट्रहित में बेहतर नहीं माना जा सकता। बहुत जरूरी है कि सभी मिलकर मंथन करें, बढ़ती आबादी के मुद्दे पर मिलकर बात करें, समाधान तलाशें। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि हमारे देश की जो आबादी लगातार बढ़ रही है उस पर आपको भी सोचने की जरूरत है। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हिंदुस्तानियों को सोचने की बेहद जरूरत है। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको इंटरनेशनल खबरों से रूबरू कराऊंगा। अमेरिका में मध्यवर्ती चुनाव में आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। आर पार चुनाव होते दिखाई दे रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जबरदस्त सियासी खींचतान मची हुई है। अमेरिका में मध्यवर्ती चुनाव की वोटिंग हो रही है। अमेरिका मध्यवर्ती चुनाव के नतीजों से पता चलेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में बाकी के 2 साल सांसद पर किसका दबदबा रहेगा। बाइडेन का खेमा अपनी चलाएगा या ट्रंप का खेमा हावी होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका मध्यवर्ती चुनाव में 50 राज्यों के 435 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें बहुमत के लिए 218 सीटें चाहिए। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जिस भी पार्टी का आंकड़ा बढ़ेगा, आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उसका दावा बहुत ज्यादा मजबूत होगा। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के नेता वोट मांग रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन, ट्रंप और बराक ओबामा लोगों के बीच जाकर उनसे वोटिंग की अपील कर रहे हैं। अमेरिका में अधिकतर देखा गया है कि मिड टर्म इलेक्शन में हमेशा सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है। बाइडेन के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों के लिए चुनाव होंगे। वहीं सीनेट की कुल 100 सीटों में 35 सीटों पर जोर आजमाइश होगी। अमेरिका में 2024 को आम चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका में इस बार चुनाव की चर्चा हर बार से ज्यादा हो रही है। अमेरिका में अर्थव्यवस्था और महंगाई 2 बड़े मुद्दे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन चुनावों को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि 2 साल बाद ही राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। मिड टर्म इलेक्शन के नतीजे काफी हद तक मुख्य चुनावों को प्रभावित करते हैं। रूस यूक्रेन ने भी बाइडेन की छवि पर असर डाला है। अगर वर्तमान स्थिति पर थोड़ा नजर डालें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों में 230 सीटों पर डेमोक्रेट्स, 212 सीटें रिपब्लिकन और 3 सीटें खाली हैं। सीनेट की 100 सीटों में 50 डेमोक्रेट्स, जिसमें से 2 निर्दलीय और 50 रिपब्लिकन के पास है। चर्च की संडे सर्विस से शांति की अपील। चुनावों को लेकर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 2 महीने पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 12 उम्मीदवारों ने ऐलान किया कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। इस ऐलान के बाद अब ये सवाल उठता है कि अगर नतीजे ट्रंप के खिलाफ आते हैं तो हिंसा हो सकती है। ये ऐलान करने वाले सभी उम्मीदवार गवर्नर के लिए चुनाव मैदान में हैं। इन सभी का कहना है कि उन्हें वोटों की गिनती के तरीके पर भरोसा नहीं है। एनसीबी के सर्वे के मुताबिक 3/4 वोटरों को हिंसा की आशंका है।
चर्च की संडे सर्विस से शांति की अपील की गई है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि ये चुनाव प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। बाइडेन का कहना है कि ट्रंप समर्थक चुनावों में धांधली का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मस्क दे रहे हैं ट्रंप का साथ। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क हर रोज किसी न किसी वजह से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने अपने आधे कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसके अलावा ब्लू टिक के लिए $8 भुगतान करने का फरमान जारी किया है। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में एलन मस्क ने लोगों से अपील करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने की अपील की है। चुनाव नतीजों का सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर अमेरिका कांग्रेस का स्वरूप बदलता है, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, तो अमेरिकियों की जिंदगी में सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ कानून सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और इनमें बदलाव संभव है। उदाहरण के तौर पर अबॉर्शन को ले लीजिए। जून में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को मिली संवैधानिक सुरक्षा को हटा दिया था। कांग्रेस में जिस पार्टी का बहुमत होगा, वह इसके लिए नए सिरे से कानून बनाएगी। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने गर्भपात की कानूनी मंजूरी को बरकरार रखने का वादा किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने 15 सप्ताह के गर्भ के बाद गर्भपात को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित करने का वादा किया है। चुनाव में क्या हो सकता है? जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स के पास वर्तमान में 435 में से केवल 10 सीटों के अंतर से प्रतिनिधि सभा में बहुमत है। यह 1955 के बाद से सबसे कम सदन बहुमत है। सीनेट में तो बहुमत बिल्कुल भी नहीं है, जो 50-50 में बटा हुआ है, जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के टाई ब्रेकिंग वोट पर निर्भर है। इससे यह ऐतिहासिक रूप से असंभव हो जाता है कि डेमोक्रेट सदन में बने रहेंगे। गृह युद्ध के बाद से राष्ट्रपति की पार्टी ने 1934, 1998 और 2002 को छोड़कर हर मध्यावधि चुनाव में सीटें गंवाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को सदन में बहुमत के लिए केवल 5 सीटें हासिल करने की जरूरत है। मध्यावधि चुनाव में क्या है अहम मुद्दे? दोनों पार्टी चाहती है कि वोटर सभी अहम मुद्दों को देखकर वोट करें। रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम सीधा है। मतदाता अक्सर मध्यावधि चुनावों को राष्ट्रपति पर जनमत संग्रह के रूप में मानते हैं, भले ही राष्ट्रपति मतपत्र पर ना हो। पिछले 1 साल से आर्थिक खबरों पर महंगाई का दबदबा है और अब मंदी की बात हो रही है। रिपब्लिकन ने अपराध, दक्षिणी सीमा पर शरण चाहने वालों, महामारी की वजह से स्कूल बंद होने जैसी घटनाओं को लेकर बढ़ती बेचैनी का फायदा उठाया है। लोकतंत्र पर खतरा सबसे बड़ा मुद्दा। अगस्त में अमेरिका के ABC न्यूज के पोल में पाया गया कि 21% अमेरिकियों ने लोकतंत्र के लिए खतरे को मध्यावधि चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया, जबकि 16% ने बढ़ती महंगाई और 14% ने नौकरियों और अर्थव्यवस्था को अहम मुद्दा बताया है। ये आर्थिक मुद्दे एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गए हैं, जिससे डेमोक्रेट्स को नुकसान होगा। क्या है सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? अमेरिकी कांग्रेस को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बांटा गया है, जिनमें से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को निचला सदन कहते हैं और सीनेट ऊपरी सदन होता है। ये दोनों सदन एक तरह से शक्ति संतुलन का काम करते हैं। इस समय अमेरिका में 50 स्टेट है। हर स्टेट से चाहे उसकी आबादी कितनी ही कम या ज्यादा क्यों ना हो, 2 प्रतिनिधि चुनकर सदन आते हैं। यानी सीनेट में कुल मिलाकर 100 सदस्य होते हैं। ये राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जनता ही सीनेट सदस्यों को भी चुनती है।
सीनेटरों के रहने की अवधि 6 साल है, लेकिन इसका लगभग 1/3 हिस्सा 1-2 साल के बाद रिटायर हो जाता है और उनकी जगह नए सीनेटर ले लेते हैं। सदन का यह हिस्सा इतना ताकतवर है कि राष्ट्रपति के फैसले को इससे होकर गुजरना होता है। अगर राष्ट्रपति कोई ऐसा फैसला करे जो सीनेट को मंजूर नहीं, तो फैसला रुक जाता है। किसी भी संधि की मंजूरी के लिए सीनेट के 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। यहाँ तक कि सीनेट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है। इसे महाभियोग कहते हैं, जो तब चलाया जाता है जब राष्ट्रपति पर देशद्रोह, भारी भ्रष्टाचार या दुष्कर्म का आरोप हो। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है। इसमें 435 + 3 सदस्य होते हैं। विशेष प्रावधान के तहत वॉशिंगटन डीसी के 3 सदस्यों को रखा जाता है। इस हाउस के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल होता है। इस समय जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत है, लेकिन ताजा सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी की हार भी हो सकती है। मध्यावधि चुनाव को अहमियत इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि ये चुनाव ऐसे हैं जिसके नतीजे देश पर काफी बड़ा प्रभाव डालेंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस वक्त संकट से गुजर रही है। ऐसे में चुनाव के नतीजे बाइडेन पर भारी भी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर टिकी है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर जंग शुरू होने के बाद पहली बार मॉस्को के दौरे पर गए हैं। युद्ध विराम को लेकर हिंदुस्तान बड़ी पहल कर सकता है, इसी उम्मीद में दुनिया की नजर एस जयशंकर पर टिकी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सरगेई से मुलाकात की। एक बार फिर हिंदुस्तान की तरफ से युद्ध को लेकर शांति का संदेश दिया। इसके साथ ही एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान का हित सबसे आगे रहेगा। हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बार फिर से रूस के दौरे पर हैं। दो दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात के दौरान एक बार फिर से यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति का संदेश दिया। भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर शुरुआती समय से ही कहता आया है कि बातचीत के जरिए ही युद्ध को खत्म करना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान कहा, अंतर्राष्ट्रीय मसलों की बात है तो बीते कुछ साल कोरोना महामारी में गुजरे हैं। दुनिया भर के देशों पर वित्तीय दबाव पड़ा है और कारोबारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस सब का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। अब हम इसके बाद यूक्रेन युद्ध का भी असर दुनिया पर देख रहे हैं। इसके अलावा आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे भी हैं, जिनका असर विकास और समृद्धि पर पड़ा है। हमारी वार्ता का दुनिया की सभी स्थितियों पर असर होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय मसलों का हल भी हमारी बातचीत से निकलेगा। एस जयशंकर ने इस मौके पर रूस और भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए बताया कि हर स्तर पर भारत और रूस के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाल ही में सितंबर में समरकंद में मुलाकात हुई थी। पश्चिमी देशों के विरोध और रूस से यूक्रेन में जारी जंग के बीच भी भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी। बहुध्रुवीय और नए संतुलन वाली दुनिया में भारत और रूस के बीच लगातार संबंध कायम रहे हैं। हमारे रिश्ते लंबे समय से रहे हैं और एक दूसरे पर हमेशा से भरोसा कायम रहा है। रूस से तेल खरीद और पश्चिमी देशों के दबाव से कई कारणों से एनर्जी मार्केट पर दबाव की स्थिति है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ऐसा देश है जो तेल और गैस की खपत में दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन लोगों की कमाई बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम सही रेट पर संसाधनों को खरीदें। इसलिए भारत और रूस के संबंधों से हमें फायदा हुआ है, हम इसे जारी रखेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूस पहुंचने से एक दिन पहले रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत और रूस कई दबाव वाले मुद्दों के बावजूद एक संतुलित और समान वैश्विक व्यवस्था के साथ साथ पॉलीसेंट्रिक दुनिया बनाने के लिए एक साथ खड़े हैं। दोनों देश यूएन चार्टर के मुताबिक जरूरी मुद्दों और नियमों का समर्थन करते हैं। दोनों देशों का ये कदम वैश्विक तानाशाही को पूरी तरह से नकारते हुए एक ऐसे एजेंडे की वकालत करना है जो सभी देशों के लिए अनुकूल हो। यूक्रेन से जंग की वजह से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों से भारत और रूस के बीच तेल खरीद जारी है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी भी जताई थी, जिस पर भारत ने साफ कहा था कि हमने अपने नागरिकों के हित में ये फैसला किया है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा पर अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सर्गेई लावरोव के बीच संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों समेत शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, G20 और रूस भारत चीन त्रिपक्षीय संबंध पर भी चर्चा हुई। एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक सुरक्षा ढांचे, आतंकवाद से लड़ने के प्रयास, ईरान परमाणु समस्या, अफगानिस्तान सीरिया के मुद्दों को लेकर भी वार्ता हुई। मालूम हो कि फरवरी में शुरू हुए रूस और यूक्रेन जंग के बाद से अब तक 4 बार विदेश मंत्री एस जयशंकर और सर्गेई लावरोव की मुलाकात हो चुकी है। दो दिवसीय रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर रूसी उप प्रधानमंत्री एवं व्यवसाय और औद्योगिक मंत्री डेनिस मंतुरोव से भी मुलाकात करेंगे। पिछले हफ्ते जयशंकर की मॉस्को यात्रा की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फरवरी में रूस और यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ही भारत का पक्ष साफ रहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। सितंबर में भी पीएम मोदी ने समरकंद में आयोजित एससीओ मीटिंग में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, बातचीत के जरिए ही युद्ध खत्म किया जा सकता है। बता दें कि जयशंकर के रूस दौरे पर दुनिया भर की नजर है। चर्चाएं तो यहां तक है कि यूक्रेन और रूस की जंग के बीच भारत की ओर से मध्यस्थता भी की जा सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी पीएम नरेंद्र मोदी के कद और पुतिन से उनके संबंधों के आधार पर मध्यस्थता को लेकर कयास लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 शिखर सम्मेलन के नए लोगो को लॉन्च किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने G20 समिट और थीम वेबसाइट लॉन्च किया है। G20 शिखर सम्मेलन में 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया में केवाली में होने जा रहा है। 1 दिसंबर को हिंदुस्तान मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति सामर्थ्य प्रतिनिधित्व करता है। G20 लोगों में कमल का फूल हिंदुस्तान की धरोहर और आस्था का प्रतीक भी माना गया। पूरी दुनिया जल्द ही भारत का दम देखने जा रहा है। आने वाले 1 दिसंबर को भारत G20 की अध्यक्षता संभालेगा। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है।
G20 का लोगो में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को चित्रित करता है। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। जिस तरह हम सदियों और सहस्त्राब्दियों से जय जगत के विचार को जीते आए हैं, आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें सबको जोड़ना होगा, सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा। विश्व के भविष्य में उनकी अपनी भागीदारी के लिए जागृत करना होगा, प्रेरित करना होगा। साथियों, आज जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। आपको बता दें कि G20 में भारत का मंत्र वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में अक्षय ऊर्जा क्रांति का आह्वान किया है। भारत में वन अर्थ, वन हेल्थ के मंत्र के साथ वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत पूरे विश्व को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इस मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभियान चलाया है। और अब G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत के यही विचार, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है। साथियों, G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। दिसंबर में G20 समिट की अध्यक्षता संभालेगा भारत। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होगा। इसमें पीएम मोदी समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे।
भारत 1 दिसंबर को मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 यानी 20 देशों का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। अगले साल पंजाब में होगा G20 समिट। G20 सम्मेलन का आयोजन पंजाब के अमृतसर में अगले साल मार्च 2023 में किया जाएगा। इसको लेकर पंजाब सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन को लेकर कई उम्मीदें जताई हैं और उनका दावा है कि इससे पंजाब में निवेश आएगा और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।